हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी है, देख लेते हैं। कहता है कि कंपनी अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के तहत कंपनी द्वारा प्रीमियम पर शेयर जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। Restriction on the issue of the shares at the premium has been imposed by the companies as per the Companies Act 1950s under the act। इसमें से ये कौन सा एक्ट है? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। जब हमने कंपनीज एक्ट स्टडी किया था या अकाउंट्स भी स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था ये हमारा है सेक्शन 78। यस, ये हमारा है सेक्शन 78। तो कंपनी अधिनियम जो है, कंपनीज का जो एक्ट है 1956, उसकी जो एक्ट है 78 उसके अकॉर्डिंग, और उसकी भी एक धारा है आगे सेक्शन। अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो 52 सबसेक्शन 2 के द्वारा कंपनी द्वारा अंशों को प्रीमियम पर जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो कंपनी द्वारा शेयर पर प्रीमियम पर जारी कर सकती है, परंतु प्रीमियम प्रतिबंध उस प्रीमियम की राशि के उपयोग पर है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो हम यूज करते हैं वो कैपिटल लॉसेस को ही राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये भी अपने को पता था। तो इसका आंसर डेफिनेटली हमारा कौन सा है? सेक्शन 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा होगा ये भी। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी सर्व्ड एज ए बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी? इसमें से कौन सी डेफिनेशन को आप गवर्नमेंट कंपनी की सबसे बेस्ट डेफिनेशन कह सकते हैं? जैसे पहले ऑप्शन कौन सा है? जिसमें केंद्र सरकार की 51% या उससे अधिक के शेयर है, या सेकेंड ऑप्शन क्या है? वेयर द स्टेट गवर्नमेंट होल्ड्स 51% और मोर शेयर्स। तीसरा ऑप्शन कौन है? वेयर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर होल्ड मोर देन 51% ऑफ द शेयर्स। फोर्थ ऑप्शन, वेयर द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट होल्ड मोर देन द 51% शेयर्स putting together। And the fifth option is where central state and the local government hold more than the 51% shares or is working as a subsidiary to a government company। तो ये क्वेश्चन रियलिटी में हमारा बहुत सिंपल सा है, जिसमें हमसे पूछा गया है इसमें से कौन सी एक सरकारी कंपनी की सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर नंबर 5 रहेगा। कौन सा? ई ऑप्शन। तो ई ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट कंपनी या सार्वजनिक कंपनी जिसमें सरकार के अंदर स्थानीय राज्य की या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, कि उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? 50% से ज्यादा, मतलब कम से कम 51% तो उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, को हम क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं। मतलब कंपनी अधिनियम की ये धारा कौन सी है? 2013 की ये धारा है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ई, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मतलब एक सरकारी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी जिसमें सरकार के अंदर कौन कौन? जो लोकल है, चाहे वो स्टेट की है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर उसकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? 50% से ज्यादा, मतलब कम से कम 51% तो होनी चाहिए। तो अगर उसके अंदर 51% की हिस्सेदारी है तो उसको हम कह सकते हैं कि हम सरकारी कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन भी अपने को ध्यान रखना है, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, बहुत सिंपल होगा ये भी। Which of the following is not a usual feature of the company? इसमें से कंपनी का एक कौन सा सामान्य गुण या सामान्य फीचर नहीं है? सबसे पहली बात, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड इज कॉमन सील। थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। फोर्थ इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। या फिफ्थ इज परपेचुअल सक्सेशन। तो इन पांचों ऑप्शन में से हमको ये बताना है कि इसमें से कंपनी की कौन सी खास बात नहीं है, विशेषता नहीं है। ये ऑप्शन आप लोगों के लिए है, जल्दी से बताएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी, सॉरी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमारी होती है कहां पर? जहां पर हम बात करते हैं एक पर्सन बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, या हम बात करें पार्टनरशिप की, वहां पर तो हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ये सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती है, कॉमन सील भी होती है, और हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी होता है, परपेचुअल सक्सेशन भी है, बट अनलिमिटेड लायबिलिटी का केस नहीं होता, क्योंकि कंपनीज के अंदर हमारी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी इन पांचों में से अलग से ऑप्शन था और यही हमको बताना था, ये हमारा फीचर कंपनी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कौन सा है? टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इज इजीली understood by common man, yeah. To compile with the legal formalities, yeah. To harmonize the diversified accounting practices, yeah. To compile with the requirements of the international accounting standard, IAS के अकॉर्डिंग हमको अपने स्टैंडर्ड आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन चारों ऑप्शन में से देखें तो आपको बताना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो हम सारी सबकी एक जैसी रहें। तो लेखा जो भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी कॉन्सेप्ट है सबको एक जैसा बनाना, सबको सरल बनाना, जिससे हमारी अकाउंटिंग किसी की भी हम चेक करें, किसी की भी बुक्स चेक करें तो उनको हम कंपैरिजन कर सकें, उनके अंदर एक रूपता बनी रहती है ना, सबकी बुक्स एक जैसी बनी रहती हैं। तो हम क्या पैदा करना चाहते हैं? सुसंगत पैदा करना चाहते हैं, हार्मोनाइज करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होगा, ये क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं। कंपनीज एक्ट कब अप्लाई हुआ? यस, ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत सिंपल था। ये कंपनीज एक्ट हमारा अप्लाई हुआ है यस 1956, ठीक है। इसको तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कंपनी एक्ट नया भी आ चुका है ना। अभी तो कंपनी एक्ट 2013 लागू हो चुका है, इट्स ओके। बट अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर का अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन, ऑडिटर प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने का, कंपनी की पुस्तकों खातों प्रमाणकों को देखने का, इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन प्राप्त करने का, या किसी भी गलत विवरण को शुद्ध करने का। तो अंकेक्षक ऑडिटर का क्या अधिकार नहीं है? डेफिनेटली वो गलत इंफॉर्मेशन को शुद्ध नहीं कर सकता, है ना। अगर गलत चीजों को ही वो ठीक करने बैठ गया, खुद ही ठीक करने बैठ गया, तो ऑडिटर कहेगा ऑडिटर है। तो बाकी की तीन चीजें ठीक है, बट चौथा उसका अधिकार नहीं है ऑडिटर का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्यवसायिक संस्था चलती रहेगी, यह कौन सी धारणा है? एक लेखाकर्मीय सिद्धांत, एक लेखाकर्मीय अवधारणा, एक लेखाकर्मीय परंपरा, या एक लेखाकर्मीय कल्पना। तो ये गोइंग कर्न कंसेप्ट है ना। तो इसका ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो बी बनेगा, लेखाकर्मीय अवधारणा कॉन्सेप्ट। तो ये डेफिनेटली हमारा सेकंड ऑप्शन है। अगर आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो आप 11th के चैप्टर नंबर 3 में जाइएगा, जहां पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट का टॉपिक दिया हुआ है। तो वहां पर ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, सामान्य व्यवसाय के लिए 20 से ज्यादा व्यक्तियों की साझेदारी किस अधिनियम के अंतर्गत अवैध होगी? भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, या भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत, या भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत, या बैंकिंग कंपनी नियमन रेगुलेशन एक्ट के अंडर। ये कहां पर, मतलब नॉर्मल बिजनेस के लिए 20 से ज्यादा व्यक्तियों की पार्टनरशिप कौन सी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी इलीगल हम काउंट करेंगे? बताओ, इसका आंसर बताओ। नो, बिल्कुल भी नहीं। ज्योति, रेणु, अन्नू, सुनीता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जब मैं कंपनीज का टॉपिक स्टडी कर रहा था तो मैंने एक बात के ऊपर बहुत फोकस किया था। जब हम पार्टनरशिप स्टडी कर रहे थे, पार्टनरशिप के अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 लोग होते हैं, 2 पार्टनर होते हैं। ये बात तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है, बट मैक्सिमम पार्टनर्स होने की बात पता है कहां लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट के अंदर। ये आपको मैं फिर से रिपीट और याद दिला रहा हूं कि पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, ये बात लिखी हुई है कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। कि उसके अकॉर्डिंग इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 है ना, उसके अकॉर्डिंग एक जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, जो नॉर्मल बिजनेस वाला पार्टनरशिप है, उसमें 20 से ज्यादा अधिक साझेदार, और बैंकिंग बिजनेस में बात करें तो 10 से ज्यादा
पार्टनरशिप को हम एक वॉइड या इलीगल हम कह सकते हैं कि वो साझेदारी है। जबकि भारतीय पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग है ना, पार्टनर्स की जो मिनिमम है संख्या है वो 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। बट अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 आया है उसमें पार्टनर्स की जो मैक्सिमम लिमिट आ गई है वो 100 भी हो गई है, 100। तो अपने को बात ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए ये बात कंपनीज एक्ट में लिखी गई है। तो कंपनीज एक्ट हमारा आंसर होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंकिंग व्यवसाय करने वाले पार्टनरशिप फर्म में अधिक से अधिक कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? ये बात मैंने आपको अभी बताई थी कि बैंकिंग के अंदर अधिक से अधिक पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 10। ठीक है, ये बात मैंने आपको अभी बताई थी, तो डेफिनेटली बी इज द राइट आंसर। बट कंपनीज एक्ट अभी 2013 भी आ गया है, मैंने आपको बता रहा हूं फिर से बार बार, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम जो पार्टनर्स है वो 100 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement is not a correct? इसमें से देखना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी को वैधानिक प्रतिवेदन तैयार नहीं करना पड़ता, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। सेकंड, लाभ में हिस्सा प्राप्त करना साझेदारी की प्रत्यक्ष कसौटी तो है किंतु अकाट्य प्रमाण नहीं। फिर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनीज कैन बी 50। प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम पार्टनर 50 की बात कर रहा है, और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी शुड बी नॉट बी लेस देन 7। और जो मिनिमम मेंबर्स है प्राइवेट कंपनी में वो 7 से कम नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम मेंबर्स 2 होने चाहिए, बट यहां पर ये किसकी बात कर रहा है, 7 की। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो कंपनी एक्ट अपने को देखना है। कंपनी एक्ट जो अभी 2013 आया है उसके अकॉर्डिंग भी मिनिमम मेंबर तो 2 ही है, और प्राइवेट कंपनीज के मामले में जो मैक्सिमम मेंबर्स की जो संख्या नंबर ऑफ मेंबर्स कर दी गई है वो कितनी हो गई है, 200। अपने को ध्यान रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि बोल रहा था आपको प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 7। ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 2। तो डेफिनेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य मुक्ति से क्या मतलब है? ए डिनायल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, या एम्प्लॉयमेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, या और एम्प्लॉयर फॉर एवर। हम उसको कुछ थोड़े दिनों के लिए रोजगार से मना कर रहे हैं, लंबे समय के लिए मना कर रहे हैं, या हमेशा के लिए रोजगार से मना कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। जब हम रिट्रेंचमेंट की बात करते हैं, कार्य मुक्ति से बात करते हैं, कार्य मुक्ति से बात होती है कि हम उसको हमेशा के लिए फारिग कर रहे हैं। भाई सदैव के लिए हम तेरे को यहाँ पर नौकरी नहीं दे सकते, तू दोबारा से यहाँ पर नहीं आएगा भाई, हमारे लिए तेरे पास नौकरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रिक्रूटमेंट डैश सिलेक्शन, भर्ती चयन की डैश प्रक्रिया है, पश्चातवर्ती या पूर्ववर्ती, समवर्ती, या उससे पहले आती है, उसके बाद आती है, या उसके साथ साथ चलती है। तो इसमें से आपको बताना है जो रिक्रूटमेंट होती है वो सिलेक्शन से पहले होती है या बाद में होती है या साथ साथ चलती है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होगा। ओके, आपने स्टाफिंग वाला चैप्टर देखा हो तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से भी पहले आता है ना। पहले हम लोगों को रिक्रूट करने के लिए इनवाइट करते हैं, उसके बाद वो सिलेक्शन करते हैं ना, तो ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से पहले की प्रक्रिया है। ठीक है, तो स्टाफिंग वाला चैप्टर देख लेना। स्टाफिंग वाले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के टाइम पर तो मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करते हैं, भाई तू भी भेज दे एप्लीकेशन, तू भी भेज दे। 2000 लोगों ने एप्लीकेशन भेज दी, तो ये तो पॉजिटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन में क्या करेंगे हमको तो 20 ही लोग चाहिए थे, 2000 में से सिर्फ हमने 20 लोगों को सिलेक्ट किया, 1980 तो हमने रिजेक्ट कर दिए। तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है और जो रिक्रूटमेंट होती है कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रोसेस होती है। तो रिक्रूटमेंट के अंदर तो हम सबको इनवाइट कर लेते हैं, पर सिलेक्शन के अंदर क्या करेंगे, जो लोग काम करने के लायक नहीं है या हमारे अकॉर्डिंग नहीं है उनको हम भेज देंगे वापस, भाई जाओ जाओ तुम, तो जिसका सिलेक्शन करना हो कर लेंगे हम।
तो रिक्रूटमेंट डेफिनेटली सिलेक्शन से पहले ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस इज, जो इमीडिएट प्रोडक्ट होता है जॉब एनालिसिस का क्या होता है वो, जॉब इवेल्युएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब इनरिचमेंट, ठीक है। जो मतलब जॉब एनालिसिस जैसे ही होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, ऐसा लगा लो। ये एचआरएम का टॉपिक है, बहुत इजी है। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें हमको पता चलता है कि काम में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, तो काम करने के लिए कौन सी कुशलता है, कौन सी क्वालिटीज होनी जो जरूरी हैं, तो ये कार्य विश्लेषण बताता है। तो कार्य विश्लेषण जो जॉब एनालिसिस होता है, जॉब एनालिसिस बताता है कि कौन सा कर्मचारी, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम करने के लिए उपयुक्त है। तो इसके बाद तो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, कार्य समृद्धिकरण है, जॉब एनरिचमेंट इज ऑप्शन नंबर 1 मूविंग टू अनदर जॉब विद द सेम स्किल सेट, या प्रमोशन, या ट्रांसफर, या फोर्थ ऑप्शन इज एडिंग टास्क एंड द ड्यूटीज टू द एग्जिस्टिंग जॉब। तो यहां पे अपने को बताना है कि जॉब एनरिचमेंट रियलिटी में क्या है। जॉब एनरिचमेंट, अगर टॉपिक का वर्ड का मीनिंग ही देखोगे तो जॉब एनरिचमेंट का आपको पता चल जाएगा कि जॉब एनरिचमेंट के अंदर हम वर्तमान के अंदर या प्रेजेंट पे जो भी हमारे जो काम होते हैं ना, है ना, उसमें हम एक्टिविटीज को या उसकी ड्यूटीज को हम बढ़ा देते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो हमारा डी बनेगा, दैट इज जॉब एनरिचमेंट। मतलब हमने उसके काम को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि हमको लगता है कि बंदा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो हमने उसके काम को बढ़ा दिया, उसके अंदर एक्टिविटीज और दे दी, उसके कर्तव्यों को, उसकी ड्यूटीज को हमने बढ़ा दिया, दैट इज जॉब एनरिचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, while recruiting employer promotes brand image of the organization which is called, जब हम नियुक्ति कर रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड की छवि का प्रचार कर रहा है, डैश कहलाता है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, एम्प्लॉय ब्रांडिंग, ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग, या मैन पावर प्लानिंग, हमको क्या लगता है इसमें से? दिस इज द एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एक्चुअली, ठीक है। आपने देखा है ना, कभी कभी कुछ स्कूल्स के अंदर सीट्स नहीं भी होती, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, नौकरियों के लिए पोस्ट निकाल देते हैं। टीचर सारे के सारे हैं स्कूल में, सारे सारे टीचर्स हैं स्कूल में, फिर भी वो लोग टीचर्स की अपॉइंटमेंट के लिए निकाल देते हैं। लोग क्या देने आते हैं ना, अपना इंटरव्यू वगैरह देने के लिए आते हैं, तो रियलिटी में तो सीट नहीं होती है स्कूल में। स्कूल में सीट तो है मान लो 2 या है ही नहीं, फिर भी हमने 50 लोगों के लिए नौकरी के लिए हमने निकाल दिया, भाई हमको 50 लोगों का स्टाफ और चाहिए। रियलिटी में भीड़ भड़ाके में किसी को पता नहीं चलता किसको रखा है किसको नहीं रखा, सबको फारिग कर देते हैं, है ना। तो ये इससे कहीं ना कहीं ना जो एम्प्लॉयर होता है उसकी ब्रांडिंग होती है, उसकी छवि बन जाती है, ठीक है। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के जो कंटेंट है, मैटर है, गुडविल है, ब्रांड की छवि, इसके बारे में भी पता चल जाता है। तो ऐसा ऐसा होता है, ये पूरा का पूरा पब्लिसिटी स्टंट होता है ये भी एक। आगे देखो, कंट्रोल इन्वॉल्व्स बट ऑल, बट इसमें कंट्रोल में सब कुछ आता है, परंतु इसमें से देखना कौन सा ऑप्शन नहीं आता। अब कंट्रोल के अंदर हमने क्या देखा, रिजल्ट का मेजर तो करते हैं, गोल भी एस्टेब्लिश करते हैं, करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स का चयन क्या कंट्रोल के अंदर होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमको आंसर में बताना है, डी ऑप्शन। तो कंट्रोल के अंदर सब कुछ आता है बट ये नहीं आता, सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following is not the quantity of the human resource in any organization, which of the following is not the quality of the human resource in any organization, उनका व्यवहार अक्सर असंगत या अनुन्य में होता है, वे कौशल के मामले में समय बिताने के साथ मूल्य ह्रास करते हैं, ये, या दे आर हेट्रोजीनियस, ये असामयिक होते हैं, या रिटेनिंग क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज इज ए चैलेंज फॉर द मैनेजर्स, अगर हम योग्य मानव संसाधन को बनाए रखते हैं तो प्रबंधकों के लिए एक चुनौती है, ठीक है। तो इनमें से देखना है तो कौन सा किसी संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मानव संसाधन की क्वालिटी नहीं है।
ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ये हमारी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि अपने को ध्यान रखना है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, कुशलता है, वो बहुत हद तक ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो इसकी क्वालिटी के अंदर हम क्या क्या लेके चलते हैं, जो हमारा जो अक्सर जो व्यवहार होता है इसका संग उनमें होता है, ये संगमी होते हैं, परंतु उनका जो ये बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, यही हमको इसमें से सिलेक्ट करना था। बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेनिफिट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशंस आर रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोइंग। किसी भी संगठन में मानव संसाधन आयोजन प्लानिंग के लाभ निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रतिबद्धित होते हैं? कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है? हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर ए भी आंसर हो सकता है, बी सी आंसर, सी डी, ए सी, ए बी डी, सी डी, इस तरह से हमारे आंसर हो सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ए और बी, ऑप्शन नंबर बी ए और सी, ऑप्शन नंबर सी ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी ए सी डी। तो हमको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन से बेनिफिट देती है, तो उसमें से क्या ऑप्शन आएगा। तो मानव संसाधनों की मांग व आपूर्ति में जो संतुलन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, कर्मचारियों तथा एम्प्लॉइज की जो नीतियां होती हैं उसमें निरंतर आकलन की प्रबंधन की आवध्यता, या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट आर अवॉइडेड, या फोर्थ ऑप्शन मिनिमाइजिंग द फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें से आपको ढूंढना है कौन कौन से ऑप्शन ठीक है, ए और बी, या बी सी, या बी सी डी, या ए सी डी, वट एवर जो भी है। ओके, ए और सी, राइट। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा बी ऑप्शन, ए और सी। ठीक है, बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, या डुप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर अवॉइडेड। ठीक है, तो ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेटमेंट कंटेनिंग आइटम सच एज जॉब टाइटल, लोकेशन, समरी, ड्यूटीज, मटेरियल यूज्ड, वर्किंग कंडीशन एटसेट्रा इज कॉल्ड। ऐसा काम जिसमें काम का नाम, कार्यस्थल, सारांश, कार्य, उपयोग में लगी सामग्री, कार्यदशा आदि मदों को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण को, उस डिटेल को हम क्या कहते हैं? जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, या जॉब एनालिसिस। ये टॉपिक हमने वैसे पहले स्टडी भी किया था बहुत अच्छे से। यस, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ही हमारी सारी बातें लिखी होती हैं। ठीक है, काम का नाम, काम की जगह, डिटेल्स, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, ये होता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड फॉर सिलेक्टिंग ऑफ पर्सोनल। ये कार्मिकों के चयन की पारंपरिक विधि है, कौन सी? इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, कपाल विज्ञान, ठीक है, जिसको इनरप्रेनोलॉजी बोला हुआ है, या अभिरुचि परीक्षण, बोले तो एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके लिए नया हो, बट मैं इसके अंदर आपको आंसर बता देता हूं, इसमें हमारा आंसर रहेगा डेफिनेटली सी। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी इंसान के मस्तिष्क को हम मेजर करते हैं, तो ये इस कॉन्सेप्ट के आधारित है कि जो इंसान का जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, वो हमारे मन का अंग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा डेफिनेटली सी है। इस क्वेश्चन को स्पेशली तौर पर नोट कर लेना, ये कर्मचारियों के सिलेक्शन की एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, जिसका आंसर रहेगा हमारा सी। ठीक है, आंसर सी। एक मिनट होल्ड करना, आई एम चेंजिंग द पीडीएफ।